विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, ये हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है और आज समय है प्रश्न और उत्तर डिस्कस करने का। तो आज का जो पहला प्रश्न है इस सेशन का, वो है हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान में चलिए हम पढ़ते हैं और आप फिर आंसर सोचिएगा और हम आपको फिर दिखाएंगे। वे क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है? जंतु। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है? विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से क्या करते हैं? इसको चलिए वो दूसरे जगह पहुंचते हैं, लेकिन इसका जो हमारा प्रश्न है वो है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से देश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। क्या सुदूर क्षेत्रों से क्या परिवर्तन? जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब देखें, ये हमारा आ रहा है हमें अंतर स्पष्ट करने इनके बीच में। वन्य प्राणी उद्यान, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर, अभयारण्य, संकटापन, विलुप्त, वनस्पति जात, प्राणी जात। इनको अब हम पहला देखते हैं, वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, इन्हें वन्य प्राणी उद्यान या वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। अभयारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। तो देखिए, वन्य प्राणी उद्यान या हम वन्य प्राणी अभयारण्य, तो यहाँ पे आप चाहें तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन्य प्राणी उद्यान दे रखा है, तो हमने भी यहाँ पे वन्य प्राणी उद्यान ही लिखा है, लेकिन हम इसको वन्य प्राणी अभयारण्य भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूरा निषेध है। फिर दूसरा पार्ट है, भारत में लगभग 440 वन्य जीव अभयारण्य हैं। ये हमने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी है। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की बात करें, वह क्षेत्र जो इस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए संरक्षित है, उसे जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। आरक्षित क्षेत्र में कई संरक्षित क्षेत्र जैसे अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, झीलें आ जाते। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा जो उद्यान है, ये एक बहुत बड़ा एरिया, मतलब एक लिमिटेड उसमें आता है, लेकिन जब हम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं, इसमें हमारे उद्यान भी आ जाते हैं, हमारे रेस्ट्रिक्टेड एरियाज, हमारे सब कुछ आ जाता है। भारत में 15 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। फिर हम देखते हैं चिड़ियाघर और अभयारण्य में क्या डिफरेंस है। तो चिड़ियाघर देखते हैं, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ कृत्रिम आवास में रहते हैं, वो नेचुरल हैबिटेट में नहीं रहते हैं, वो आर्टिफिशियल हैबिटेट में रहते हैं। और अभयारण्य ये वह स्थान है जहाँ जानवर प्राकृतिक आवास में रहते हैं। चिड़ियाघर में क्या होता है, जानवरों को सार्वजनिक दृश्य के लिए संरक्षित किया जाता है और वे छोटे क्षेत्रों में होते हैं। और अभयारण्य में जानवरों को बहुत बड़े क्षेत्रों में संरक्षित किया जाता है। ये क्षेत्र शिकार, चराई, पेड़ काटने आदि के लिए निषिद्ध होते हैं। तो यहाँ पे कि सब लोग उनको देख पाए, तो मतलब मीन से आप जा रहे हैं वो उतने ही एरिया में तो आपको विजिबल होंगे, लेकिन जब हम एक सेंचुरी में जाते हैं तब हमें टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि वो अपने अपने कहीं एक सुरक्षित स्थानों में रहते हैं और फिर जब उनका मन होता है वो अपना भ्रमण करने निकलते हैं, और अगर हम चांस की बात वहां है तो उनके दर्शन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। संकटापन एवं विलुप्त स्पीशीज, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं और जिन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, उन्हें हम संकटापन स्पीशीज के रूप में जानते हैं। वे प्रजातियां जो पृथ्वी पर अब मौजूद नहीं है, उन्हें विलुप्त स्पीशीज के रूप में जानते हैं। तो हम
जो संकटापन है ये विलुप्त नहीं हो जाए, इसलिए हम उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे इसमें देखें, बाघ, जंगली भैंस आदि संकटापन में, और विलुप्त में डायनासोर बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन अभी और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हमें नहीं मिलते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात के बीच में डिफरेंस देखना हो तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। तो यहाँ पे वनस्पति जात का अर्थ है पेड़ पौधे और प्राणी जात का अर्थ है जीव जंतु। ये मालूम है ना? चलिए आगे चलते हैं। इसके एग्जाम्पल है साल, सागौन, आम, जामुन, फर्न, अर्जुन आदि वनस्पति जात हैं। तो प्राणी जात में हम किनके नाम देंगे? जीवों के। चिंकारा, नील बैल भी बोलते हैं, भौंकने वाले हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया आदि। और हम देखें तो कहाँ वो कितने हमारे जो एक एनिमल्स जिनको पहले सब लोग कहते थे जंगल में आसानी से दिखाई देते हैं, अब कम दिखाई देते हैं। और चिंकारा ये सब तो काफी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, बहुत कम इनकी संख्या हो गई। अब हमारे आगे एक और प्रश्न आ रहा है, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा कीजिए। अब मैं इसमें एक चीज बताना चाहती हूँ, जब चर्चा कीजिए हम कह रहे हैं तो हम जो आपको उत्तर दे रहे हैं, आप ये नहीं सोचिए वो उत्तर वैसे ही ठीक रहेगा। आपके अंदर कुछ आ रहा है जिस पर आप पॉइंट रखना चाहते हैं ना, और आपको लगता है ये रेलिवेंट है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। जैसे आपकी परिभाषा होती है, डेफिनेट होता है कि आपको ये, आप जब ये वाले शब्द इस टाइप से लिखेंगे तभी वो परिभाषा पूरी बनेगी और आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन चर्चा क्या है, आपको अपने पॉइंट से कन्विंस करना है कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। तो इसमें वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो क्या क्या है? वन्य प्राणी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पर्यावरण पर, गांव पर, शहर पर, पृथ्वी पर, अगली। अब ये तो हमें बहुत ज्यादा, हमें अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तब हम इसके आंसर दे सकते हैं। तो वन्य प्राणी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वनोन्मूलन से वन्य प्राणियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है। प्राकृतिक आवास के बिना जानवरों को रहने और प्रजनन करने के लिए कोई जगह नहीं बचती, और इसका रिजल्ट क्या होता है? कई जानवर विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो वन्य प्राणी का मेन ये है कि उनका जो आवास नष्ट हो रहा है, उससे उनका कहें उनका पूरी एक जो जीवन चक्र है वो एक पूरा नष्ट, क्योंकि वो एक उनको भोजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, उनको जो प्रजनन करने की क्रिया हो रही है वो नहीं हो पा रही है, और प्लस उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो जो आपको एक साथी चाहिए जो आपको एक प्रोटेक्शन देता है, वो भी कम होता है। तो क्योंकि जब वो ग्रुप में रहते हैं, तो जितने भी हमारे वन्य प्राणी हैं जब ग्रुप में रहते हैं तो वो काफी सुरक्षित रहते हैं। पर्यावरण पर देखें तो वनोन्मूलन का जो अगर रिजल्ट देखें तो ये विश्व उष्णन कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती है और ये वायुमंडल में जमा हो जाती है, और इसका हमारे पारितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो ये भी हम जानते थे। आप इसको और किसी भाषा में आप लिख सके, और किसी भाषा का अर्थ है किसी और वे में कुछ और वर्ड्स यूज करके आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये चर्चा है। तो हमने तो आपको आइडिया दिया, तो आप अपने लिखिएगा। आप खुद भी अपने ये वाले आंसर्स लिखने का एक ट्राई करिएगा। हमने तो आपको एक आइडिया दे रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र पर। ग्रामीण क्षेत्र काफी हद तक ईंधन, फल, लकड़ी आदि के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। वनोन्मूलन ने उनके संसाधनों को कम कर दिया है और वो निर्जन जानवर भी ग्रामीणों के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे के जो ग्रामीण थोड़े थोड़े क्षेत्र थे, तो थोड़ा बहुत जो लकड़ियां उनकी सूखी हुई हैं जो वह हैं, उनसे उनका कार्य चल रहा था, उनको एक प्रोटेक्शन एक थोड़ा बहुत मिलता था।
लेकिन जब आपका ये वनोन्मूलन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, तो जैसा हम जानते हैं कि वो काफी जीव जंतुओं का आवास स्थान भी होता है। तो जब उनका वो आवास स्थान एक डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो फिर जहाँ मनुष्य रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो उसके आसपास का क्षेत्र है, वहां पे वो चले जाते हैं, और क्योंकि उनको भोजन की एक तलाश होती है, तो वो फिर काफी जो एक मांसाहारी होते हैं, तो वो फिर मनुष्यों का शिकार करते हैं। और आजकल आप देख भी रहे होंगे कि कितनी बार हमें न्यूज में पढ़ने को मिलता है कि इस रिहायशी एरिया में तेंदुआ मिला, इसमें इस एरिया में सांप बहुत मिलने लग गए हैं। उसका कारण ही यह है कि वन नष्ट हो रहे हैं। असली कारण क्या है? शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहर वनोन्मूलन से सीधे प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन जलवायु में परिवर्तन से क्या होता है, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं का खतरा एक इंक्रीज हो जाता है। और जब बाढ़ की और हम सूखे की बात कर रहे हैं, तो कई शहर भी इससे प्रभावित होते हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन की ओर भी एक ले जाता है कि वो शहर, तो वो एरिया जो एक पास के फॉरेस्ट एरिया से जो एक नेचुरल क्लाइमेट बहुत अच्छा बना हुआ था, तो वो अब गर्मी की तरफ इंक्रीज हो रहा है, गर्मी बहुत बढ़ रही है, जिससे अगर हम देखें तो बाकी सब चीजों पर भी इफेक्ट पड़ रहा है कि जो अच्छे बड़े शहर हैं, तो वहां पे कूलर, एसी खूब चल रहे हैं, और बिजली की खपत इंक्रीज हो रही है। तो हर देखें तो एक वनोन्मूलन से, जब पेड़ कट रहे हैं, उससे वहां पे रहने वाले प्राणी नहीं, उनसे दूर रहने वाले जो जीव जंतु या प्राणी हैं, वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। पृथ्वी पर देखें तो वनोन्मूलन से उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाती है। बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाएं भी वनोन्मूलन का परिणाम है। वनोन्मूलन के कारण पृथ्वी की जलवायु भी परिवर्तित हो जाती है। तो हम जैसे आप घर में भी सुनते होंगे, हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि पर्यावरण अब बहुत खराब हो गया है। हमारे समय में तो इस समय ऐसा मौसम होता था, लेकिन अब या ठंड ज्यादा हो रही है या गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो ये सब भी वनोन्मूलन का कारण है। अगली पीढ़ी का ये एक बहुत सोचने वाली बात है। वनोन्मूलन ने हमारी जलवायु को क्या करा है, बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। वनों की कटाई के कारण कई प्रजातियां विलुप्त भी हो गई हैं, या विलुप्त होने के कगार पर हैं, और कुछ प्रजातियां पहले से ही विलुप्त हैं। अगली पीढ़ी कई सुंदर और आकर्षक पारिजात और वनस्पति जात को देख पाएगी? अगर विलुप्त हो गई है, नहीं देख पाएगी। उन्हें विश्व उष्णन के प्रभावों का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग है, तो हमारा पॉल्यूशन लेवल बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो आने वाली जनरेशन को कई प्रकार की बीमारियां भी होने का खतरा है। और उनके पास कई कोई ईंधन और कागज आदि भी नहीं होगा, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, कागज कहां से बनेगा? ठीक है। सो हम देखें तो एक पेड़ कटना है, हम सोचते हैं कि बस हमने 10 पेड़ काटे, 50 पेड़ काटे, लेकिन उससे हमने पर्यावरण को कितना नुकसान करा है, ये आप चैप्टर और ये आंसर्स पढ़ के आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने थोड़े आपके प्रश्न उत्तर देखे हैं, लेकिन आपके अभी बच रहे हैं प्रश्न उत्तर, जो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। तो अगले सेशन में प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।